एवापोरेशन लिक्विड्स की प्रॉपर्टी होती है। एवापोरेशन होता क्या है कि कहीं पर भी लिक्विड हो, किसी कंटेनर में हो या दरिया में हो, समंदर में हो, ये तो इस कंटेनर में हमने सपोज करें ये लिक्विड रखा है। अब इसके सरफेस से मुसलसल मॉलिक्यूल एस्केप होते हैं, फरार होते हैं in the form of vapors and scattered in the air above the container. तो इस प्रोसेस को कहा जाता है एवापोरेशन, यानी escaping of liquid molecules from the surface of liquid is evaporation. यहाँ पे अब आपने ये पॉइंट याद रखना होगा कि ये जो मॉलिक्यूल हैं ऊपर चले गए हैं और कुछ मॉलिक्यूल जो हैं वो अभी भी लिक्विड फॉर्म में नीचे मौजूद हैं। जो ये ऊपर एस्केप होके निकले हैं तो ये क्या हैं? दे आर हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स। उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई हो गई और इस तरह से वो इतने काबिल हुए कि यहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं मॉलिक्यूल के दरमियान, तो वो उन्होंने तोड़ दी और वेपर फॉर्म में एस्केप कर गए। जबकि नीचे जो लिक्विड फॉर्म में मॉलिक्यूल रह गए हैं, सो दे हैव लो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स। तो इससे आपको एक और अंदाज़ा होगा और साथ में नोट करें कि जो हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल हैं दे आर हॉट मॉलिक्यूल, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और ये जो नीचे मॉलिक्यूल रह गए हैं दे आर कोल्ड मॉलिक्यूल। तो इस तरह से हम यहाँ से एक कंसेप्ट उठा सकते हैं और वो कंसेप्ट ये होगा कि एवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। इससे कूलिंग, ठंडक पैदा होगी। तो ये इसका फिनोमेना कि एवापोरेशन कैसे होता है। अब आगे जो हैं जाते हैं कौन से फैक्टर एवापोरेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स इफ़ेक्टिंग, और इन्हीं फैक्टर इफ़ेक्टिंग से काफ़ी MCQs या क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एक फैक्टर वो है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, IMF। क्या होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एवापोरेशन। मीन्स कि अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस IMF अगर ये वीक हैं किसी लिक्विड में, तो वो होगा हाई इवापोरेटिंग लिक्विड, या उसको एक टर्म लिखा जाता है वोलाटाइल। तो ये होगा मोर वोलाटाइल इवापोरेटेबल। दूसरी तरफ अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उसमें स्ट्रॉन्ग हैं तो फिर वो लिक्विड होगा लो एवापोरेटिंग लिक्विड। तो उसके मुकाबले में ये होगा लेस वोलाटाइल। और सिंपल कि मॉलिक्यूलर फोर्सेस मींस के अगर ये दो मॉलिक्यूल हैं फॉर एग्ज़ाम्पल
और ये स्ट्रॉन्गली इंटरेक्शन आपस में कर रही हैं, तो इस मालिक्यूल का यानी ए मालिक्यूल का बी मालिक्यूल से दूर जाना, एस्केप कर जाना मुश्किल हो जाएगा। और अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं तो फिर वो आसानी से बी मालिक्यूल से एस्केप कर जाएगा। तो इस तरह से अगर हम देख लें तो ग्लाइसिरीन is less volatile than sulfuric acid, it is less volatile than water, and water is less volatile than methyl alcohol या मीथेनॉल। सब में हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। तो जो मिथाइल अल्कोहल है इसमें वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और जब इस तरह हम आते हैं ग्लाइसिरीन तक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है। यहाँ पे हमें मिलेगा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो व्हेन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीजेस, वोलेटिलिटी डिक्रीजेस। इसी तरह अगर ग्लाइसरीन के मुकाबले में हम मरकरी एज ए लिक्विड ले लें तो मरकरी इज़ लेस वोलाटाइल देन ग्लाइसरीन, क्योंकि अब मरकरी में मेटालिक बॉन्ड है विच इज़ फार मोर स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक फैक्टर ये हुआ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। दूसरा फैक्टर जो इसको इफ़ेक्ट करता है दैट इज़ temperature। अब rate of evaporation, remember rate of evaporation is directly proportional to temperature। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एवापोरेशन होगी तेज़, टेम्परेचर कम करेंगे तो एवापोरेशन भी कम होगी। रीज़न क्या है कि अगर हमारे पास लो टेम्परेचर हो तो ये दो मॉलिक्यूल जो आपस में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस रखते हैं तो लो टेम्परेचर, और यहाँ दूसरी तरफ हम लेते हैं हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर भी वही मॉलिक्यूल हैं और आपस में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस रख रहे हैं। अब लो टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की लो होगी और इस वजह से उनमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन मौजूद होगी, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस। और जब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी तो फिर ये होगा लेस वोलाटाइल यानी लेस एवापोरेटेबल। अब वही मॉलिक्यूल हैं लेकिन हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हुआ कि मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी हाई हो गई है और हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से उनमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होने लगे हैं, तो ये वीक अट्रैक्शन अब हो जाएगा, वहीं अट्रैक्शन वीक हो जाएगा और इस तरह से फिर वो होगा मोर वोलाटाइल। तो ये यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है साथ में रेट ऑफ एवापोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। फिर एक पॉइंट जो आपके जहन में होना चाहिए वो ये कि एवापोरेशन takes place at all temperature। This is the point। हर टेम्परेचर पे एवापोरेशन होगा चाहे जितना भी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस पे लें तो 0 डिग्री सेल्सियस पे इसकी इवापोरेशन होगी। अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस पे लें
तो भी इसकी इवापोरेशन होगी। अगर हम 50 डिग्री सेल्सियस पे लें तो भी इसकी इवापोरेशन होगी। बस ये होगा कि एट 0 डिग्री सेल्सियस इवापोरेशन विल बी लेसर दैन एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड लेसर दैन एट 50 डिग्री सेल्सियस, लेकिन होगा हर टेम्परेचर पे इवापोरेशन। इस वजह से गर्मियों में भी कपड़े सूखते हैं, सर्दियों में भी सूख जाते हैं, या अगर आप फ्रिज से बर्फ़ निकालते हैं तो उससे भी आपको हल्का सा धुआं निकलता हुआ दिखाई देगा। सो एवापोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। नेक्स्ट जो है थर्ड, दैट इज़ सरफेस एरिया। Surface area is directly proportional to evaporation, क्योंकि evaporation एक surface phenomena है और जितना आप surface area बढ़ाएंगे evaporation भी बढ़ता जाएगा। तो कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अगेन एक कंटेनर लेते हैं, टेस्ट ट्यूब, ये हमारा हुआ टेस्ट ट्यूब, और दूसरा हमने सपोज़ करें कि एक बीकर लिया है, दिस इज़ द बीकर। दोनों में इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर डाल दें, बराबर पानी डाल दें एट द सेम टेम्परेचर। अब अगर हम देखेंगे तो जो एवापोरेशन का रेट होगा वो ज़्यादा होगा बीकर में, यानी बीकर जो है इससे पानी जल्दी जल्दी इवापोरेट होगा और टेस्ट ट्यूब से स्लोली इवापोरेट होगा। वजह ये कि यहाँ पे जो सरफेस एरिया है बीकर का वो ज़्यादा है, तो ज़्यादा मालिक्यूल सरफेस पे पहुँच के आगे फ़रार हो सकते हैं, एस्केप कर सकते हैं। लेकिन जो टेस्ट ट्यूब है उसका सरफेस छोटा है, तो इस वजह से कम मालिक्यूलों को मौका मिलेगा एवापोरेट होने के लिए। तो सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवापोरेशन। तो ये था ऑल अबाउट एवापोरेशन। बहुत सिंपल फिनोमेना है, बस इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस, इस किस्म के क्वेश्चन ज़्यादा आपको मिलेंगे कि गिवन में से कौन सा मोर वोलाटाइल है, कौन सा लेस वोलाटाइल है, एट्सेट्रा।